पूर्व पीएम पीटे गए, मौजूदा पीएम भागे, नेपाल में आगे क्या? भारत के पड़ोस में एक ही पर्यटन पर कैसे और क्यों हो रहा तख्तापलट? नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुए जेड आंदोलन ने सरकार को खदेड़ दिया है। संसद भवन के साथ पीएम, राष्ट्रपति और गृह मंत्री के आवास में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। पूर्व पीएम झलनाथ खनाल के घर आग लगाने से उनकी पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार की मौत हो गई। पीएम केपी ओली इस्तीफा देकर हेलीकॉप्टर से भागते दिखे। इस सीन ने पिछले साल बांग्लादेश में हुए तख्तापलट की याद दिला दी, जब शेख हसीना को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा था। उनसे सबसे पहले श्रीलंका में भी ऐसा ही तख्तापलट हुआ था। नेपाल में ये सब क्यों हो रहा? आगे क्या होगा भारत के पड़ोसी देशों में? एक पर्यटन पर कैसे हो रहा तख्तापलट, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के विरोध में भड़की चिंगारी ने सरकार को घुटनों पर ला दिया। जवाब है 4 सितंबर को नेपाल भारत सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाने का आदेश दिया। इसके बाद हामी नेपाल नाम का एनजीओ चलाने वाले सुडान गुरुंग ने इंस्टाग्राम पर युवाओं से स्कूल यूनिफॉर्म और स्कूली बैग लेकर सड़क पर उतरने को कहा। 8 सितंबर को नेपाल की संसद के सामने प्रोटेस्ट हुआ। ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं, हामी नेपाल ने इसका आह्वान करते हुए पोस्ट में लिखा, एक लंबे अरसे से करप्शन ने हमारे सपने, हमारा फ्यूचर और देश की गरिमा को ख़त्म किया है। हम देख रहे हैं कि नेता अमीर होते जा रहे हैं और आम लोगों को जीने के लिए तक संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन अब और नहीं। केपी ओली सरकार ने प्रोटेस्ट दबाने के लिए गोली चलवा दी, जिसमें अब तक 22 लोग मारे गए, जबकि 400 से ज़्यादा लोग घायल हैं। बच्चों पर गोली चलवाने की खबर फैलते ही आंदोलन बेहद हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा को घर में घुसकर पीटा। वित्त मंत्री विष्णु पौडौल को काठमांडू में उनके घर के नज़दीक दौड़ा कर पीटा गया। ऐसे किसी देश के पीएम वित्त मंत्री को जब पीटा जा रहा है तो वो देखकर थोड़ा हंसी भी आता है और थोड़ा एक गुस्सा भी। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, प्रचंड शेर बहादुर देउबा और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग के निजी आवासों को भी आग के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री केपी ओली के अलावा सरकार में शामिल 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर फेलो सुशांत सरीन बताते हैं, 1990 के दशक से ही नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल रही। पहले राजशाही, फिर संवैधानिक राजशाही और फिर लोकतांत्रिक सरकार आई, लेकिन नेपाल में करप्शन कभी खत्म नहीं हुआ। जनता के बीच समर्थन खो चुके 75 से 80 साल के लोग सरकार चलाते आ रहे हैं। टॉप पदों पर कोई युवा नेता नहीं है। ऐसे में सोशल मीडिया बैन मुद्दे ने एक चिंगारी का काम किया। नेपाल में यूथ कल्चर और यूथ मीडिया का स्ट्रक्चर बहुत वाइब्रेट है। रेडियो स्टेशन है, कम्युनिटीज़ है, लोग सड़कों पर आना जानते हैं। इस बार प्रोटेस्ट में कट्टर माओवादी यानी कि माओवादी, जिसको माओवादी कहते हैं, मतलब भारत में ज़्यादातर यूज होता है, तो वही है। रेडियो स्टेशन, कम्युनिटीज़ है, लोग सड़कों पर आना जानते हैं। इस बार प्रोटेस्ट कट्टर माओवादी, कम उम्र के नेताओं की पार्टियों और हिंदू राष्ट्रवादी लोग जुड़ गए। दूसरी सवाल है, नेपाल में हिंसक प्रदर्शन और पीएम के इस्तीफे के बाद अब आगे क्या होगा? जवाब है, नेपाल में सांसद के निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा में 275 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 129 है। नवंबर 2022 में हुए आम चुनाव में शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस एनसी को सबसे ज़्यादा 88 सीटें और केपी ओली की कम्युनिटी पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यानी सीपीएन यूएमएल को 79 सीटें मिली, जबकि पुष्प कमल दहल प्रचंड की कम्युनिटी पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर यानी सीपीएन एमसी को 32 सीटें मिली। सीपीएन यूएमएल और एनसी ने समर्थन देकर प्रचंड को पीएम बनाया, लेकिन जुलाई 2024 में समर्थन वापस लेकर एनसी के गठबंधन की नई सरकार में ओली चौथी बार नेपाल के पीएम बने। कुछ छोटे दल और जनता समाजवादी पार्टी जेएसपी ने भी ओली की सरकार को समर्थन दिया था। मौजूदा समय में संसद में 32 सीटों के साथ प्रचंड की पार्टी सीपीएन एमसी, 20 सीटों के साथ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी और 14 सीटों वाली राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी आरपीपी और 12 सीटों वाली पीपुल्स सोशलिस्ट पार्टी पीएसपी विपक्ष में है। सुशांत सरीन कहते हैं, इससे पहले जब एक सरकार के खिलाफ विरोध का माहौल बनता था तो दूसरे नेता आगे आ जाते थे और देश में चुनाव करवा कर केपी ओली, शेर बहादुर देउबा और प्रचंड के बीच सरकार का ट्रांसफर होता रहता था। इस बार गुस्सा इन सभी सीनियर नेताओं को लेकर है। इनमें से कोई भी जनता के भरोसे में नहीं ले पा रहा। ऐसे में अभी तक नहीं कहा जा सकता कि आगे नेपाल की सत्ता कौन चलाएगा। क्या फौज काबिज होगी, कोई अंतरिम सरकार बनेगी या दोबारा चुनाव होंगे? अभी इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर
प्रसेनजीत विश्वास कहते हैं कि केपी ओली के जाने के बाद नेपाल में एक अंतरिम सरकार बनेगी। इस स्थिति में दो नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम है रवि लामिछानेप। उम्र 50 वर्ष है। रवि विपक्षी पार्टी आरएसपी के लीडर हैं। टीवी एंकर बतौर कैरियर शुरू करने के बाद वह 2022 में सरकार में उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रहे हैं। सोशल मीडिया साइट्स पर युवाओं के बीच लोकप्रिय रवि ने इस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दिया है। दूसरा नाम है बालेन शाह। सिंगर से नेता बने बालेन शाह को भी पीएम बनने की मांग जा रही है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह की उम्र 55 साल है। वह भी इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। विपक्ष पार्टी आरएसपी के लीडर 50 साल रवि लाछवानी हैं। आरपीपी के नेता राजेंद्र लिंगदेन और कमल थापा, पीएसपी के लीडर उपेंद्र यादव भी सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। इसके अलावा माओवादी गुरिल्ला नेता कहे जाने वाले दुर्गा परसाई नेपाल को राजशाही के तहत लाने के लिए आंदोलन करते रहे हैं। नई सरकार पर नेपाल की सबसे बड़ी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का प्रभाव रहेगा। अमेरिकन लॉबी के सपोर्ट वाले कुछ लोग भी सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडोल के निवास पर शीतल भवन में प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को आग लगा दी। पिछले साल बांग्लादेश में इसी पैटर्न पर कैसे हुआ तख्तापलट? जवाब है 2024 में बांग्लादेश में छात्रों ने आंदोलन शुरू किया, जिसे जुलाई क्रांति या जेड क्रांति कहा गया। इस आंदोलन ने शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट कर दिया और एक अंतरिम सरकार बनी। यह आंदोलन सरकारी नौकरियों में कोटा सुधार की मांग को लेकर था, लेकिन यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाईकोर्ट ने सरकार नौकरियों में 30% कोटा प्रणाली को फिर से लागू करने का आदेश दिया। छात्रों और नौकरी चाहने वालों ने इसका विरोध किया और 1 जुलाई को स्टूडेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसिनेशन यानी SAD ने बैनर तले देश भर में प्रदर्शन शुरू किए। 20 जुलाई को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। झड़प में 560 लोगों की मौत हुई, 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। 4 अगस्त को हिंसा चरम पर पहुंची और ढाका में 95 लोग मारे गए, जिनमें से 14 पुलिसकर्मी शामिल थे। 5 अगस्त को शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। भारत भाग गई। सेना प्रमुख जनरल वाकर उज़-जमा ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान करते हुए कहा, एक अंतरिम सरकार देश को चलाएगी। इसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार नियुक्त कर अंतरिम सरकार बनाई गई। सवाल चौथा, श्रीलंका में भी आम लोगों के आंदोलन ने तख्तापलट कैसे किया? जवाब है 2022 में श्रीलंका में हुए आम लोगों के आंदोलन को अरागल्या कहा गया, जिसे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके परिवार की सत्ता का तख्तापलट किया। दरअसल राजपक्षे परिवार राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके भाई प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने बड़े पैमाने पर विदेशी कर्जा लिया, जिसका इस्तेमाल आलीशान इमारतें बनाने और भ्रष्टाचार में हो। 2022 तक टैक्स कटौती, टूरिज्म इनकम कम होने से श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार शून्य हो गया। यूनाइटेड नेशनल के मुताबिक करीब 28% आबादी यानी करीब 63 लाख लोग खाने की कमी से जूझ रहे थे। 13 घंटे तक बिजली कटौती और 34% तक महंगाई बढ़ गई। इससे आम लोगों सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो गए। 31 मार्च 2022 को श्रीलंका में राजधानी कोलंबो में गोटाबाया राजपक्षे के निजी आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति से इस्तीफा की मांग की। 9 अप्रैल को सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। 9 मई को महिंद्रा राजपक्षे के समर्थकों ने प्रदर्शनकारियों पर हमला किया, जिससे देशव्यापी हिंसा भड़क उठी। 8 लोग मारे गए, 200 से ज़्यादा घायल हुए। महिंद्रा राजपक्षे ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया और रनिल विक्रमसिंघे को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नियुक्ति विवादास्पद थी, क्योंकि विक्रमसिंघे के राजपक्षे परिवार का समर्थक माना जाता था। 9 जुलाई को हजारों प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोला। गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भाग गए और प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में घुस गए। 14 जुलाई को गोटाबाया राजपक्षे में सिंगापुर से ईमेल के जरिए इस्तीफा दे दिया। 20 जुलाई को संसद में विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति चुना, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने नए संसदीय चुनाव और कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली खत्म करने की मांग की। हालांकि अगस्त तक प्रदर्शनकारी कमजोर पड़ गए। 21 सितंबर को राष्ट्रीय जनशक्ति यानी NPP नेता अनुरा कुमारा दिसानायके को राष्ट्रपति चुना गया। नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों में स्टूडेंट मूवमेंट से तख्तापलट तक का पैटर्न कैसे काम करता है? जवाब है सुशांत सारिन कहते हैं, नई पीढ़ी गवर्नमेंट पुराना घिसा पिटा धर्रा नहीं चाहती, जबकि नेता युवाओं के हित में की पॉलिसी लाने के बजाय खुद को मजबूत करने में लगे रहते हैं। जब बरसों तक युवाओं में गुस्सा पलता रहता है तो सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत होती है। बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने नौकरियों में 30% कोटा लागू करने का आदेश दिया। इसके विरोध में शुरू हुआ आंदोलन शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद ही थमा। श्रीलंका में भी नेताओं के करप्शन के चलते बिजली की कमी और महंगाई हद से ज़्यादा हो गई तो लोगों ने सड़कों पर उतर